लोगों को ये कहना कि अरे वो तो बड़े स्टार्स बड़े डर गए होंगे और सुशांत सिंह राजपूत का बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। मेरा ये कहना कि मैं किसी से करीब हूँ कि नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये ऐसा हर बार ना लगे कि मैं उनका नाम लेता हूँ न्यूज़ में रहने के लिए। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, निखिल द्विवेदी जी, जिन्होंने एक्टिंग के साथ अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन उसके साथ साथ कैसे बहुत ही इंटेलेक्चुअली उन्होंने इस इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर के तौर पर भी एक मुकाम हासिल किया, कभी हार नहीं मानी। सबसे बड़ी बात उनकी जर्नी में ये दिखाई देती है, बहुत ही सुलझे हुए हैं। जब वो बात करते हैं तो इंटेलेक्चुअल जो उनका साइड है वो झलकता है, बहुत ठहराव है। और हम कोशिश करेंगे उनकी जर्नी पर, उनके उतार चढ़ाव पर, हर चीज़ों पर आज उनसे बात करें। कैसे हैं निखिल? बिल्कुल ठीक हो, आपने कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दी है इंटरव्यू में, सब क्या है बेनकाब हो जाऊंगा नहीं नहीं, आप डिज़र्व करते मैं। हैं। और जैसे कि मैं शुरुआत से ही आपसे जानना चाहूँगा, आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, शुरुआत वाले दिन, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल एक मिडिल क्लास फैमिली और जिसे बोलते हैं मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म हुआ मेरा। पिताजी बैंक में काम करते थे और कई शहरों में उनका ट्रांसफ़र हुआ, तो कई शहरों में रहा, यूपी के कई शहरों में रहा। कानपुर में पैदा हुआ, कम समय रहा वहाँ पे, फिर लखनऊ में रहा 2-3 साल, बहुत छोटी उम्र में। उसके बाद बनारस रहा मैं 4 साल। पिताजी इलाहाबाद के हैं, तो वो हर गर्मी की छुट्टी, और मेरी मदर जो है वो लखनऊ की हैं, तो हर गर्मी की छुट्टी इलाहाबाद और लखनऊ में बीती। तो वो जब तक बड़े हुए, कहीं छुट्टियों पर तो जाने को और कहीं जगह मैं ये कह सकता हूँ कि मिलता नहीं था। सांस्कृतिक तौर पे जो मतलब धरोहर हैं, कुछ शहर जो हमारे, चाहे वो सनातन की बात करें या ऐसे भी, उन सब से आपका वास्ता पड़ा है और कहीं न कहीं वो आपके हाँ, पर्सनैलिटी में क्योंकि भी वो नॉर्थ रहा है। इंडिया और यूपी में जन्म हुआ तो वो थोड़ी बहुत तो आप में वो झलक होगी, पर आई थिंक संस्कार शहर के तो अपने होते ही हैं, पर उससे ज़्यादा वो आपका घर परिवार ही आप में डालता है। तो माय फादर वाज़, वो जब जैसे बड़े हुए, वो हिंदी मीडियम के पढ़े हुए थे, लेकिन उनकी जो इंग्लिश थी, उनकी ग्रामर, उनकी वोकेबलरी, उनके कॉम्पोजिशन, इम्पेकेबल इंग्लिश। हमको उन्होंने हमेशा कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ाया और बड़े बड़े स्कूल में मैं गया। मैं इसलिए आई आई एम नॉट ट्राइंग टू शो ऑफ, बट मैं उन हमारे पेरेंट्स की एक सैक्रिफाइस होती है कि वो कुछ भी करके अपने बच्चों को अच्छे बेहतर स्कूल और कॉलेज में भेजें। तो उन्होंने वो करा, लेकिन कभी भी ना मेरी अंग्रेज़ी, ना मेरी हिंदी, ना मेरा ज्ञान उनका 15% बन पाया। जबकि उनको जो एजुकेशन मिली वो मेरे से कहीं ज़्यादा स्ट्रगल में मिली, कहीं ज़्यादा मुश्किल में मिली, और इतने फैंसी एलीट स्कूल्स और कॉलेजेस में नहीं मिली, पर मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे थे। बचपन की कोई ऐसी बात जिसने आने वाले वक़्त पे आपके, इस समय के, जिसको हम फ्यूचर कह सकते हैं उसमें, वो गहरा असर डाला हो? मैं बहुत छोटा था, 4 साढ़े 4 साल का। उन्होंने एक शायद गलती से एक गलती कर दी। मुझे शहर भी याद है, मैनपुरी में मेरे फादर पोस्टेड थे उस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और घर पे अकेले नहीं छोड़ पाते होंगे क्योंकि बस हम ही 3 थे, मैं, मेरे माता-पिता। तो वो उनको अगर फ़िल्म बहुत ज़्यादा, मेरे पिताजी फ़िल्म के शौकीन नहीं थे। शायद मम्मी ने गुज़ारिश की होगी तो हम लोग सब चले गए होंगे, मुझे भी ले गए, और वो फ़िल्म थी सुहाग, मनमोहन देसाई की। तो पहली बार जो मुझे फ़िल्म याद है और वहाँ मेरा अमिताभ बच्चन से सामना हुआ, तो बस उन्होंने ही बर्बाद कर दिया फिर उसके बाद। जो शुरुआती दिन मतलब काफ़ी छोटे रहे होंगे और वो बहुत ज़्यादा। मैं कभी भूला नहीं। अगले दिन इतना डीप इम्पैक्ट था, मुझे आज तक याद है। मैं अगले दिन स्कूल में गया और मैं बच्चों से पूछ रहा था कि तुमने अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी है? अमिताभ बच्चन की पिक्चर। मुझे ये भी याद है कि मैं पूरा नाम नहीं ठीक से बोल पा रहा था, मुझे बहुत बहुत अच्छी तरह याद है। और बट माय पेरेंट्स वर स्ट्रिक्ट। घर में कभी बहुत साल तक, जब तक मैं बड़ा नहीं हो गया, वो हिंदी फिल्मों के कैसेट वगैरह भी नहीं आते थे, म्यूज़िक सुनने नहीं दी जाती थी, फिल्में तो मैं कभी नहीं देख सकता था। साल में एक बार, और वो भी सिर्फ अमिताभ बच्चन की, क्योंकि धीरे धीरे उनको भी लगा ये इतना ज़्यादा रोका तो कहीं घर छोड़ के ना भाग जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़िद करता था उनकी फ़िल्म के लिए। तो उनकी तो एक ऑलमोस्ट 78 टू 82 तो उनकी एक साल में 5-5 6-6 आती थी। तो उस 5 या 6 में से मुझे एक देखने को मिलती थी। तो बहुत सारी मैंने नहीं देखी, फिर बाद में मैंने सब कवर की। पर साल में 1 या 2 पिक्चर उनकी मुझे देखने को मिलती थी।
तो सिर्फ देखने में रुचि थी या फिर वो नाटक उटक स्कूल में जो ड्रामा? एमेच्योर लेवल पे किया, हम्म, कोशिश भी की, पार्टिसिपेशन, कोई बहुत बड़े लेवल पे कभी मौका भी नहीं मिला। और आई थिंक वो सपना वहाँ से पैदा हो जाता है। मैंने कभी इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं किया, किसी को बताया नहीं, क्योंकि खासी मार पड़ती घर पे। और तो हाँ, वहाँ से शुरू हुआ। ये बड़े हिम्मत की बात होती है, छोटे शहर के जो हम लोग हैं लड़के, और ख़ासकर अगर अगर इस तरह का बैकग्राउंड हो जहाँ पढ़ाई लिखाई को तवज्जो दी जाती है, और मिडिल क्लास जो बैकग्राउंड है, हम्बल बैकग्राउंड जिसको मैं कहूँगा, वहाँ पर इस तरह की सोच भी रखना, वो सपना रखना, वो बहुत बड़ा एक सपना है और मादा भी है। फिल्मों में जाना ही बहुत बड़ा सपना है, चाहे वो बड़े शहर से आए, छोटे शहर से आए। हाँ, दिक्कतें छोटे शहर के लोगों को थोड़ी ज़्यादा मुझे लगता है महसूस करनी पड़ती है, क्योंकि उनका एक्सपोजर कम होता है, उनकी वो जर्नी और लंबी होती है। पहले तो आपको बम्बई शहर आना पड़ता है। जो यहाँ के लड़के बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा आसान है कि उस शहर में तो हैं कम से कम। तो लेकिन आप कहीं से भी आए हो, फिल्मों में जाना और घुसना आसान काम नहीं। और अगर आप घुस भी गए, वहाँ जगह बनाए रखना वो और भी मुश्किल है। और ये सबके लिए है। जैसे कि लोग बोलते हैं अक्सर कि ये स्टार किड्स को तो बड़े अच्छी तरह मौका मिल जाता है। मौका ही मिलता है, उसके बाद उनकी जर्नी और उनका जो संघर्ष है वो शायद उतना ही मुश्किल है। और मैं इस बात को हमेशा से ये कहता आया हूँ कि ये जो सारी डिबेट है आउटसाइडर इनसाइडर की और वर्सेस आउटसाइडर की, इनसाइडर। मैं इसको बहुत ही बेबुनियादी मानता हूँ। ना किसी अंदर वाले ने कभी किसी को बाहर वाले को रोकने की कोशिश की, ना उन्हें कोई मतलब है। जैसे ही आप बाहर से आके अंदर आके आपको अगर सक्सेस मिल जाएगी, तो आपको 1 मिनट में वो अपना भी लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इनसाइडर आउटसाइडर जैसी कोई डिबेट ही नहीं है, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल की डिबेट। मैं हर बार इसका दारोमदार ना जनता पे देता हूँ। मैं बहुत सारे लोगों पे इससे चर्चा करता हूँ इस टॉपिक पर। मुझे हमेशा ये लगता है कि वो जो आउटसाइडर इनसाइडर की हम बात करते हैं, जनता जब तक जिसको सर आंखों पर नहीं रखेगी, किसी की फिल्म नहीं देखेगी, तब तक वो चल नहीं सकता। एब्सोल्युटली। और ये जब हम हाल फिलहाल में जैसे कोविड के समय और ख़ासकर सुशांत वाले मुद्दे के बाद में बार बार इस पर बात हुई, और बॉलीवुड के ऊपर अलग अलग तरीके के तमगे लगे और तरह तरह के दोषारोपण हुए। लेकिन मुझे तब भी यही लगता था कि अगर सुशांत हो, कोई भी एक्टर हो, चाहे वो बाहर से है, इनसाइडर हो, अगर उसकी फ़िल्म को दर्शक नहीं देखेंगे, तो वो नहीं चलेगा। इसका दारोमदार या उसकी पूरी ज़िम्मेदारी आपकी दर्शकों को बात लेना चाहिए। 100% सही है, बिल्कुल। मैं आपको, क्योंकि आपने सुशांत का नाम लिया है और जो हुआ बहुत दुखद था, पर मैं आपको एक बात बता दूं, सुशांत सिंह राजपूत का बहुत सक्सेसफुल माना जाता है। जहां से वो आया और जो उसने लड़ाई लड़ी और जिस तरह की उसको फिल्में मिली और उसने की और वो एक स्टार बना, वो बहुत ऊंचे लेवल का स्टार है। और वो आगे चल के बहुत बड़ा स्टार ही बनता। लोगों को ये कहना कि अरे वो तो बड़े स्टार्स बड़े डर गए होंगे, और ऐसे तो कितने हर साल कोई ना कोई आता है और बड़े स्टार को लगता ही है, या किसी को भी लगता है ये देखो अच्छा कर रहा है, हमें अपनी पोजीशन पकड़ के रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोग सब प्लान बनाने लगते हैं कि इसको कैसे, जो जो फिल्म इंडस्ट्री की जो ये साजिशें और वो है ना, वो इतने छोटे लेवल की हैं कि अगर कोई बाहर वाला उनको सुन भी ले तो वो हंसेगा कि इससे कहीं ज़्यादा साजिश और कहीं ज़्यादा षड्यंत्र और कहीं ज़्यादा अकल एक दूसरे को खींचने के लिए और गिराने के लिए बिजनेसमैन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्री में है। मतलब पॉलिटिशियंस, वो उससे 100 गुना ज़्यादा करते हैं। हमारी साजिशें क्या होती हैं कि यार किसी के बारे में ऐसा एक आर्टिकल छपा दो कि इसकी फिल्म नहीं चली या ये ऐसा कर रहा है, और वहाँ पे ख़त्म हो जाती है और ज़्यादा सालों चलती भी नहीं है। जितने आप ये देखेंगे ओपोनेंट्स और राइवल्स स्टार्टिंग में, जिनको मीडिया भी एक दूसरे के सामने खड़ा कर देती है, 10-15 साल बाद खुद ही दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की कदर करने लगते हैं। क्योंकि देखिए यहाँ पे सरवाइव करना इतना मुश्किल है, ये मैंने अक्सर देखा है कि जब किसी को 10-15 साल बीत जाते हैं और वो इंडस्ट्री में अभी भी कायम है, तो उन्हें अपने राइवल्स और ओपोनेंट्स के लिए एक अजीब किस्म की रिस्पेक्ट आ जाती है कि देखो ये भी टिका हुआ है, कुछ तो होगा इसमें। और वो उन अलग लहजे में उनकी बातें करने लगते हैं। आप कभी भी ये नोट करिएगा, वो चाहे वो दिलीप साहब, देव साहब और राज कपूर की राइवलरी हो, थोड़े लेवल पे होगी, लेकिन जब वो उस मकाम पे आए, जब वो ऑलमोस्ट सेमी रिटायर हो गए थे, तो सिर्फ एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। ये आप फिर उसके बाद 70s के दशक के स्टार्स में भी देख लीजिए, चाहे वो अमित जी हों, जितेंद्र साहब हों,
चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा हो, चाहे वो राजेश खन्ना हो। आप देखेंगे कि वो एक दूसरे की तारीफ करने ही लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार ये 25, 30, 40 साल से जो यहाँ पे खड़े हैं, ये आसान नहीं है। बहुत मुश्किल है। सो मैं ये बहुत ज़्यादा इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट को नहीं मानता। हालांकि मैं अभी जर्नी के बारे में बात करना चाह रहा था, थोड़ा मुद्दे से भटक रहा हूँ। मैं एक तारीफ भी आपकी करने चाहूँगा और मादे की बात भी फिर से उस पे वो करूँगा। वो साहस कुछ ही लोगों ने दिखाया था जब ये सब चल रहा था। उस बीच में आपने ट्वीट करके कहा था, आप प्रिया को जानते भी नहीं थे, और मेरे को याद है, शब्दशः मेरे को याद है कि आपने लिखा था, मैं आपको जानता नहीं हूँ मैंने उस बात का मुझे थोड़ा जैसे कहते हैं शर्म भी है कि मैंने ये कहा था कि मैं उनके साथ काम करना चाहूँगा, और इसका मौका नहीं लग पाया। लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कहता हूँ कि जो वो ट्वीट उस समय मैंने किया था, वो इसलिए नहीं किया था कि उस पे कोई मुझे अटेंशन मिले। आई मेंट इट, क्योंकि मुझे मालूम था, वो समझ में आ जाता है कि ये थोड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और ये गलत हो रहा है। और वही हुआ, देख लीजिए, वो पूरा केस रफ़ा दफ़ा हो गया। सीबीआई की चार्जशीट में भी ये बता दिया गया जो सुशांत के साथ हुआ था वो सुसाइड थी। आपको उस तो समय वो नहीं लगा कि एकदम दुनिया के जो, मतलब उस समय एक इमोशन था और हर कोई उसके साथ बह रहा था, और मीडिया एक्टिविज्म और हर चीज़ आपने लिखा भी उसमें, लेकिन आपने वो मादा दिखाया, वो साहस दिखाई, और जो आपको उस समय सही लगा उस पर बात की और पब्लिकली रखे। आपको डर नहीं लगा कि आपको ट्रोल करेंगे, और हुआ भी होगा और आपको हेट कमेंट्स भी आए होंगे, फिर वो कहाँ से आया वो साहस? देखिए, डर, एक तो पहली चीज़, डर उससे होना चाहिए जो आपके सामने हो और आपको उसकी ताकत का अंदाज़ा हो। तो समझ में भी आया, देखिए ये हमसे ज़्यादा ताकतवर है और शायद कोई नुकसान पहुंचा सकता है। उन लोगों से या उन चीज़ों से क्या डरना जो साले सामने भी नहीं है, कहीं पीठे मुंह छुपाए कहीं आप पे वार कर रहे हैं। वो तो कभी सामने आएंगे नहीं। तो ट्रोल्स आर द लास्ट थिंग दैट आई विल एवर बी बॉदर्ड अबाउट। वो भी फ्री हैं, और ये एक सोशल मीडिया का खेल है। अब सबको फ़ोन मिला हुआ है, बटन सामने है, सबको लगता है कि मेरी आवाज़ है। कई बार मैंने बोला किसी मुद्दे पे, और मुझे उसके 1 घंटे बाद लगा यार मैं क्यों बोल रहा हूँ और कौन सुनेगा। मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं कुछ बोल दूँ तो लोग सुन लें? क्यों मैं फालतू में अपने कमेंट्री कर रहा हूँ? तो ट्रोल से तो नहीं डरता। लेकिन हाँ, मैं एक बात का और कन्फेशन करना चाहूँगा कि उस समय अंदर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मैं, देखिए, आई एम वेरी प्राउड ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत खामियां होंगी, बहुत कमज़ोरियां हैं, जैसे कि हर जगह होती हैं, जैसे कि हमारे देश में भी कमज़ोरियां हैं। लेकिन आई वुड लाइक टू बिलीव वी आर ऑल एक्सट्रीमली प्राउड इंडियंस। हम जब बाहर जाते हैं और कोई हमारे देश की बुराई कर ले तो हम नहीं सुन पाते। हम अपने देश में हमेशा बुराई करते रहते हैं, लेकिन वो हम बुराई नहीं कर रहे, वो हम सवाल उठा रहे हैं। और वो उठाना भी चाहिए, हर एक नागरिक को, हर एक सिटीज़न को। अ, आपको सरकार पे भी हमेशा सवाल उठाने चाहिए, अपने देश पे भी सवाल उठाने चाहिए जब उठाना चाहिए। लेकिन जब देश के ऊपर कोई मुसीबत आ रही है, या जब आप सामने वाले देश के सामने खड़े हैं, तब आप अपनी देश की बुराई नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी सच हो। क्योंकि आपका पहला कर्तव्य और फर्ज बनता है कि आप पहले एज अ ट्रू सिटीजन सबके सामने आप खड़े हो जाएं, तैनात होके। आई हैव द सेम इमोशन फॉर द फिल्म इंडस्ट्री। हमारी रोजी रोटी यही है। फिल्म इंडस्ट्री ने हमेशा लोगों को बहुत दिया है, और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी काम करते हैं। ज़्यादातर अच्छे ही लोग काम करते हैं, और ये मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने इतने साल पहले कोशिश की थी एज एन एक्टर, फिल्म बहुत ज़्यादा नहीं चली थी, फिर भी मैं यहाँ पे टिका हुआ हूँ। कुछ तो काम कर रहा हूँ, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से ही काम कर रहा हूँ, सब मेरे साथ काम कर रहे हैं, किसी ने मुझे धक्का मार के बाहर नहीं निकाला। आज भी मेरा जो घर चल रहा है वो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से ही चल रहा है। तो यहाँ पे अच्छे ही लोग होते होंगे, वो सबको मौका दे रहे हैं, वो मुझे रोक नहीं रहे। वो बोल रहे हैं तो अच्छा काम करो, तुम्हारी फिल्म चल जाएगी, तुम और बनाना, नहीं चलेगी तो वो क्या कर सकते हैं। उस समय जिस तरह से बदनाम कर रहे थे आप फिल्म इंडस्ट्री कि यहाँ पे तो सब सिर्फ अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स हैं और ड्रग्स हैं हर और किस्म के अय्याश हैं, और मतलब जिस तरह से आप ड्रग्स वगैरह की बात कर रहे हो, इनफैक्ट आयरनी है कि ये जो जनरेशन है मूवी इंडस्ट्री की, मूवी स्टार्स की, इट इज़ एक्चुअली इनफैक्ट द मोस्ट डिसिप्लिन्ड एंड द मोस्ट फिटनेस कॉन्शियस जनरेशन ऑफ द मूवी इंडस्ट्री एवर। पहली बार ऐसा है कुछ सालों से कि सुबह 7 बजे का शॉट लग जाता है और कोई एक्टर लेट नहीं आता, क्योंकि अब पूरा माहौल बदल गया है। सोशल मीडिया आ गई, किसी ने यहाँ पे, एक तो कोई वेरीफाई नहीं करता,
अगर आप चिल्ला चिल्ला के कल बोल देंगे कि निखिल द्विवेदी ये करता है, तो वो आ जाएगा। अगला आदमी ये भी नहीं सोचता कि चलो इन्वेस्टिगेट तो करें, ये जो कह रहा है निखिल द्विवेदी के बारे में, इसमें सच्चाई कितनी है। वो आपका कहना इज टुडे न्यूज़। There is no investigative journalism or investigating reporting left. Either it's in the media and the arts or overall. It is just somebody, if somebody has the platform to say something, it is now perceived to be true. बल्कि अब वो पहले क्या होता था, जब बड़े पब्लिक फिगर में लोग होते थे और उनके ऊपर कोई लांछन लगता था, तो आम तौर पे वो बोलते थे चुप्पी साधना बेहतर है, हम इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे, जवाब ही नहीं देंगे। पर आई थिंक वक्त बदल गया। अब अगर हम लोग ने जवाब नहीं दिया, तो किसी ने भी अगर कुछ कह दिया, ट्वीट भी कर दिया हमारे बारे में, तो लोग उसको सच मान लेंगे। बिल्कुल। और आजकल वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी विदाउट फैक्ट चेकिंग, वो सब जो चीज़ें चल रही हैं वो और किसी खराब भी हैं। चीज़ की पहले हमारी सोर्स क्या होती थी? अच्छी किताबें होती थी, इंसाइक्लोपीडियाज होते थे। आज मेरा बेटा 9 साल का है और उसको कुछ चीज़ जाननी होती है, कोई सवाल करना होता है, तो झट से जाके गूगल पे चला जाता है। और मैं इतना डरता हूँ कि गूगल इज़ इंटरनेट, इंटरनेट पर तो हर तरह की खबर है और इन्फॉर्मेशन है, सही इन्फॉर्मेशन भी है और गलत इन्फॉर्मेशन भी है। तो अगर उसने किसी ने उसको ये बोल दिया, मान लीजिए इंटरनेट पे उसने पढ़ लिया कि भाई ये भारत देश कब आज़ाद हुआ था, और किसी ने उसमें गलत लिखा हुआ है कि वो तो 20 अगस्त 1946 में हुआ था, तो वो जिंदगी भर यही सोचेगा कि 20 अगस्त 1946 में हुआ था, ना कि 15 अगस्त 1947 में हुआ था। हमने किताबों में तो यही पढ़ा, 100% किताब में तो आम तौर पे बातें गलत नहीं छपती थी। हमको पता ही था कि ये भाई 15 अगस्त सन 47 ही लिखेंगे। इट इज़ द वेरिफिकेशन हैज़ बिकम सच एन इम्पॉर्टेंट। अब आप किसी भी चीज़ पे देख लीजिए, चाहे वो मुग़ल बादशाहों पे हो, चाहे वो राजाओं पे हो, चाहे वो किसी किस्म के अन्याय पे हो, आई थिंक द कैजुअलिटी इज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब तो एआई भी आ गया, तो उसमें और ज़्यादा ही तड़का लग रहा है और ख़राब हो रही है एआई चीज़ें। शायद आपको फिर भी सही इन्फॉर्मेशन दे देगा, क्योंकि वो सही इन्फॉर्मेशन खोजेगा और देगा। जो वो गलतियाँ हमसे ज़्यादा होंगी, एआई से कम होंगी शायद। पहली बार कब आपने जाहिर किया पेरेंट्स से कि इस प्रोफेशन में जाना है? वो एमबीए के बाद था या पहले? नहीं, मैंने कभी नहीं बताया। मैंने जब फिल्म की पहली शूटिंग कर ली और फिल्म रिलीज़ होने वाली थी, तो मेरे पिताजी ने उसके बारे में फिल्म फेयर में पढ़ा। मेरी खबर छपी थी फिल्म फेयर में कि अगले कुछ सितारे थे, उसमें मेरे कुछ जो हम लोग आने वाले थे उस बैच के एक्टर्स थे, इमरान खान थे, नील नितिन मुकेश थे, मैं था, मीमो चक्रवर्ती थे, तो उन सब के नाम छपे थे। तो किसी ने उनको बोला आपके बेटे का नाम छपा है, तो उन्होंने बोला ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है। तो उन्होंने वो मैगज़ीन मंगाई और उन्होंने पढ़ा कि मैं फ़िल्म में काम कर रहा हूँ। मैं रोज़ शूटिंग पे जाता था, उस समय उनके साथ ही रहता था, तो उनको, लेकिन मैं उससे पहले नौकरी पेशा किया मैंने, एमबीए वगैरह करने के बाद काफ़ी सिंधी से साल एमबीए तक। किया हाँ, आपने? वो थोड़ा ठीक-ठाक कर रहा था, तो उनको लगा होगा शायद कि मैं अपना ही कुछ काम कर रहा हूँ, नौकरी छोड़ के। सुबह-सुबह कहीं जाता हूँ फैक्ट्री-वैक्ट्री लगाने कहीं पे, पर मैं शूटिंग के लिए निकल जाता था। 12th ख़त्म की, उसके बाद कहाँ क्या पढ़ाई की? ग्रेजुएशन मैंने मिठीबाई कॉलेज से किया। मुंबई आ बॉम्बे चुके में थे बॉम्बे तब में तक? किया। हाँ, हाँ, बॉम्बे आ गए थे हम लोग। और उसके बाद मैंने सिम्बायोसिस से एमबीए किया, फिर कैंपस से ही प्लेसमेंट हुआ, नौकरी की 4-5 साल, फिर एक दिन छोड़ दिया क्योंकि मुझे फिल्मों में जाना था। वो अरमान कहीं न कहीं दबाए बैठे थे कि एक्टिंग करनी है। कौन सा मोमेंट था जहाँ से ये लगा कि नौकरी तो ठीक-ठाक चल रही है, लेकिन इसको छोड़ देना चाहिए और अब ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जहाँ कोई और छोर नहीं है, पता नहीं है वो कैसे स्ट्रगल होगा? मेरी चालू थी। मैं डायरेक्टर्स से मिलता रहता था और उनसे गुजारिश करता था कि मुझे काम दे दें। और वो ई निवास साहब जिन्होंने शूल बनाई थी उस समय और बहुत चली थी और बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई थी, 23 साल की उम्र में उनको नेशनल अवार्ड मिला था उसके लिए। मनोज बाजपेयी और रवीना टंडन जी की फिल्म थी। उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हें मौका दूंगा फिल्म में। तो वहाँ उस दिन फिर मैंने सब छोड़ के उनके पीछे लग गया। उसके पहले कोई ट्रेनिंग ली, कुछ वैसा? कैसे लेता, कोई कभी मौका ही नहीं मिला। तो सीधा जो मतलब वो सीधे एनकाउंटर हुआ मैंने ज़िंदगी कैमरे? में पहली बार जो कैमरा फेस किया वो फिल्म शूटिंग के लिए उस दिन किया, जब फिल्म के लिए। उससे पहले मैंने कोई मूविंग कैमरा भी फेस नहीं किया। तो कैसा वो उस समय की फीलिंग क्या थी जब पहली बार आप कैमरे के सामने आए? मैं ये जानता हूँ कि मुझे डर नहीं लगा था, बिल्कुल भी। मुझे लगा कि मैं सही जगह पे आ गया हूँ। उसका नतीजा जो भी निकला हो, बट आई नो दैट आई फेल्ट एट होम। और पहली फिल्म माय नेम इज़ एंथोनी गोन्साल्विस, मिथुन दा थे उसमें, अमृता थी आपके साथ। आपको ओपनिंग तो मिल गई, पहली फिल्म मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। उसके बाद अगर उसका रिसेप्शन बहुत अच्छा ना मिले, तो वो कहीं न कहीं दिल को तोड़ने वाला वो जो जंग है, वो कहीं उसको एक लगाम लगाने वाला होता है। कैसी फीलिंग थी उस समय नहीं, और कैसे लगाम उतरे? नहीं, आपके पूरे कदम ही रुक जाते हैं।
आपको फिर से पूरा शुरू करना पड़ता है। और बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपका दिल टूट जाता है बुरी तरह, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में होती ही नहीं है। और तो वापस से पूरा संघर्ष शुरू हुआ, वापस से फिर दूसरी फिल्म मिली, फिर उसके बाद भी संघर्ष ही रहा। तो ये आपके हाथ में होता ही नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। जब तक आपके हाथ में होता है, जब आपको कुछ रिलेटिव सक्सेस मिल जाती है, फिर उसके बाद ये होता है कि आप क्या काम चुन रहे हैं। लेकिन पहला काम तो वो काम आपको चुनता है, आप काम को चुनते ही नहीं है। उस काम का क्या नतीजा निकलने वाला है, या क्या रिजल्ट आएगा, या क्या परिणाम आएगा, आप कभी समझ ही नहीं सकते। सबसे मुश्किल होता है इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, आप मेहनत कर रहे हो लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं। और ये जो लड़ाई है खासकर एक एक्टर के तौर पे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, इसमें आप कोई भी पढ़ाई लिखाई कोई मापदंड नहीं है कि कौन अच्छा एक्टर है क्या है, और इसको कोई फिक्स कर ही नहीं सकता। ऐसे समय पे वो जो लड़ाई है ना वो इंटरनल है और आपके अंदर चल रही है, आप किसी को बता भी नहीं सकते। और ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पेरेंट्स और वो सब नौकरी पेशा लोग हैं और वो चाहते हैं एकेडमिकली आप वो सब करें, वहाँ अपनी आप एक अलग लड़ाई लड़ रहे हैं, अलग ही लीग आपने तैयार की हुई है। उस समय जब चीज़ें नहीं चल रही थी, अपने आप को कैसे आप मजबूत कर रहे थे, क्योंकि वो लड़ाई सबसे ज़्यादा आपके लिए मुश्किल रही सभी होगी। करते हैं, एक तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि मैं कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ऑलमोस्ट एवरीवन हु हैज़ कम टू द मूवी इंडस्ट्री, वो 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 ताकत कहीं ना कहीं रखता ही है टू नो कि ये एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। जिनका हो जाता है वो बहुत बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट है, पर आम तौर पे तो आपकी स्ट्रगल कहीं ना कहीं किसी फेज़ में तो रहेगी। कुछ बहुत लकी होते हैं जिन्होंने स्ट्रगल स्टार्टिंग में देखी नहीं होती है, लेकिन उसके बाद उनका एक दौर 100% आना है जहाँ पे वो फिर स्ट्रगल फेस करेंगे। It is not an easy place. I have done nothing special, but the place is special. So one needs to know that the struggles uh, and the trials will be extraordinary. कोई भी कमज़ोर आदमी और जिसमें बहुत ज़्यादा एम्बिशन ना हो, पॉजिटिव एम्बिशन, ये नहीं कि आप किसी का नुकसान कर रहे हैं या किसी के पैरों से ज़मीन हिला रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा आग होनी चाहिए आपके पेट में, यहाँ पे ठहरने की, टू बी एबल टू फेस रिजेक्शंस एंड फेलियर्स वन आफ्टर द अदर। चाहे आप बिल्कुल टॉप पे भी ना पहुँच जाएं उसके बाद भी, क्योंकि देखिए टॉप पे पहुँचने के बाद काफ़ी अरसे तक अमिताभ बच्चन जी ने बुरा वक्त देखा है। हाल बेहाल सब लोगों ने ये सोचा था कि शाहरुख खान उनको का तो क्या, और वो, खारिज ही कर रहे थे। हाँ कि भाई अब तो, और ये मैंने कई बार सुना है और मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था जब उनके बारे में भी ऐसी बातें कर रहे थे। और मैंने एक कई एक्टरों के बारे में और कई डायरेक्टर्स के बारे में और कई प्रोड्यूसर्स के बारे में, म्यूज़िक कंपोजर्स के बारे में सुना है, आर डी बर्मन के बारे में सुना है। एक बुरा फेज़ आता ही है, इट्स द सर्कल ऑफ लाइफ। और अगर आप में डटे रहने की क्षमता है तो शायद फिर से सब अच्छा हो। आपको कभी कोई ऐसा पल नहीं था जब ये फील हुआ कि ये छोड़ना चाहिए और कुछ और करना चाहिए? एक्टिंग एक तरह से छोड़ी ही मैंने, क्योंकि जब काम ही नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए थे, एक भी रोल नहीं आया, और जो रोल आ रहे थे ऐसी बात नहीं थी। वो रोल मुझे करने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं हो रही थी, बहुत ख़राब काम था। तो जब इतना ख़राब काम था तो मैंने रोज़ी रोटी कमानी थी, मैंने सोचा चलो किसी तरह हाथ पैर मार के कुछ और करते हैं, तो मैं प्रोडक्शन की कोशिश करी। जब प्रोडक्शन की कोशिश करी तो उसमें थोड़ी सी सफलता मिल गई मुझे, एंड जैसे कि ये जगह है नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, तो फिर 2-4 और दरवाजे खुल गए। तो प्रोडक्शन में सबसे पहले पहले आपने ऐड और टीवी शो मैंने से शुरू ऐड की ना? किया, एक टीवी सीरियल बनाया, तो वो काफ़ी चल गया। उसके बाद एक और टीवी सीरियल मिला, वो चल गया। उसके बाद मेरी फिल्म, पहली फिल्म जो वीरे दी वेडिंग आई, वो बहुत चल गई, तो उसके बाद सब कुछ आसान हो गया। मतलब शुरुआत भी ऐसी फिल्म से की जो उस समय के लिए एक ट्रेंड सेटर थी, मतलब लोग वो बन सोचते गई, नहीं देखिए थे। हमें तो पता नहीं होता वो स्क्रिप्ट, हालांकि हमें ये, मुझे ये मालूम था कि काफ़ी अलग है, और ये तो मुझे मालूम था इसलिए चर्चा में आ जाएगी फिल्म कि स्क्रिप्ट बहुत अलग है, पर इतनी चलेगी जितनी चली, वो तो आप कोई भी नहीं, वो किसी को पता ही नहीं होता। नहीं, लेकिन ये फिर मैं बोलूँगा कि हिम्मत की दाद देनी चाहिए आपकी। वो रिस्क टेकिंग जो चीज़ है और क्लैरिटी है आपको कि आपको पता है, और दूसरा क्योंकि वो शिद्दत से आप प्यार करते हो फ़िल्मों को, तो आपको समझ है कि किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। भले ही वो
वो लहरों के विपरीत भी हो तो भी आप उसको पकड़ते हो और काम करते हो उस पे। हाँ, लेकिन इसका मैं बहुत ज़्यादा श्रेय रिया कपूर को भी देना चाहूँगा। अ, सोच उनकी थी, स्क्रिप्ट उन्होंने लिखवाई मेहनत करके। मैं, एकता कपूर, हम लोग तो सब फिर पार्टनर। एंड मैं ये नहीं कह रहा कि हमारा कंट्रीब्यूशन कम है, क्योंकि फ़िल्म में जो शेप देता है, रुपए पैसे लगाता है, उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है, क्योंकि सारा रिस्क बिना, अगर वो ना हो तो फिर तो हर ही आदमी फ़िल्म बना ले, फ़िल्म रुके क्यों? और ना, कितनी स्क्रिप्टें होती हैं जो नहीं बन पाती, तो उसका अपना एक महत्व है। बट स्टार्ट रिया से हुआ, तो मैं उनको बहुत ज़्यादा इसका क्रेडिट देना चाहूँगा। और उसके बाद फिर दबंग 3 में भी एज ए वो प्रोड्यूसर। तो उसका मैं सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ सलमान खान को दूँ। सलमान भाई, आपने कई जगह जिक्र भी किया है कि अपने लोगों के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। नहीं, जो उनके नहीं है उनके लिए भी रहते हैं, और ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ। आपकी उनके साथ बॉन्डिंग या वो जो एक आप इनर सर्कल में आना हुआ, वो कैसे हुआ? नहीं, ये इनर सर्कल आउटर सर्कल कुछ नहीं होता। आई थिंक ही इज़ अ वेरी लार्ज हार्टेड मैन। ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं दोहराऊंगा कि बड़ा दिल रखते हैं, और जिनका दिल बड़ा होता है वो सभी को अपने सर्कल में ले लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस यहाँ कोई इनर सर्कल वगैरह जैसी बात नहीं, बट ही इज़ अ काइंड पर्सन। आप हमेशा देखेंगे कि वो दूसरों की मदद करने में ही लगे रहते हैं कई बार। और ऐसा नहीं है सिर्फ सलमान खान के साथ आपने काम किया है प्रोड्यूसर के तौर पे, तो उनके साथ ही आपकी बॉन्डिंग है। मैंने ये देखा है कि शाहरुख खान के भी प्रशंसक भी हैं और ऐसा है कि उनसे भी थोड़ी करीबियत है आपकी। मैं ठीक समझ पा रहा हूँ? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना कि मैं किसी से करीब हूँ कि नहीं हूँ, कभी-कभी मुझे अच्छा नहीं, इसलिए नहीं लगता क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक तो पहली बहुत ही निजी और प्राइवेट मामला है। ये लोग सब बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत नाम कमाया है। कहीं न कहीं मुझे लगता है ये ऐसा हर बार ना लगे कि मैं उनका नाम लेता हूँ, और न्यूज़ में रहने के लिए या इंटरव्यू में रहने के लिए मुझे इस बात की थोड़ी हिचक रहती है हमेशा। मैं ये कहूँगा कि आप करीब हो ना हो, अगर इन्होंने अपने पास आने का आपको कभी भी टाइम दिया है, वो भले ही आप हों जो आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं, आप थोड़ा गौर करिए इन सब के अचीवमेंट्स के बारे में। कोई कारण है जो ये 30-30, 35 साल से अ, उन्होंने अपनी ये जगह बनाई हुई है। हमें सीखना चाहिए। कुछ ना कुछ वो उस समय थोड़े से वक़्त में आपको सिखा देंगे। भले वो 1 घंटे का आप इंटरव्यू ले रहे हैं या 2 घंटे का। उनके तौर तरीके, उनका बात करने का तरीका, उनका दूसरों से किस तरह वो बर्ताव है और किस तरह से पेश आ रहे हैं। आई थिंक उसमें से सीखने को बहुत है। और मैं यही कहूँगा कि मुझे भगवान ने ये मौका दिया कि कई बार मैंने कुछ अच्छी बातें इन लोगों की ऑब्ज़र्व की, और शायद मैंने कुछ ठीक-ठाक सीखा होगा। नहीं सीखा तो वो इट इज़ माय लॉस। इसको दूसरे तरीके से रखता हूँ। आपको दोनों के साथ अपना पहला एनकाउंटर याद है? कुछ डिस्क्राइब करना चाहोगे? आई विल कीप इट प्राइवेट। फिर भाई आपने सिर्फ ये नहीं, उस समय प्रोडक्शन में भी आप घुस गए, लेकिन उसके साथ-साथ आपने जिस तरीके से स्कैम में रोल निभाया वो बहुत कमाल है। मतलब एक होता है डायलॉग से भरा हुआ रोल, जिसमें आपके दमदार डायलॉग्स होंगे, वन लाइनर्स होंगे। एक तरह का जो आपने रोल किया, उसमें आपके साइलेंस, आपके पॉज़, आपके जेस्चर, वो सब भी काम कर गए। और ऐसा भी नहीं था कि बहुत ही प्रोमिनेंट रोल था। अगर उसको नज़रअंदाज भी किया जा सकता था, वो एक रिस्क रहा होगा। वैसे रोल को करने और उसको इस तरीके से निभाने में किस तरीके की परेशानियाँ आई? इनफैक्ट वो मेरे लिए सबसे ईज़ीएस्ट रोल निकला। मुझे लगता है वो काफ़ी वक़्त के बाद मैं वापस एक्टिंग में आया, और उस समय मैं बीच प्रोडक्शन में था। तो ये इस सवाल के ज़रिए मैं आपको एक बहुत अजीब-सी बात, मैं 4-5 साल वेट करता रहा कि कभी फ़ोन बजे और मुझे एक्टिंग का काम मिले, नहीं आया। फिर सडनली प्रोडक्शन में घुसा तो प्रोडक्शन की एक के बाद एक चीज़ें ठीक होने लगी। टीवी सीरियल बनने लगे, ऐड बनने लगे, फ़िल्म बनने लगी, और तब मुझे सडनली एक्टिंग के काम वापस आने लगे, और मैं बिल्कुल उनको ना बोल रहा था, क्योंकि मुझे लगा मुझे रहना पड़ेगा सेट पे, ये प्रोडक्शन के टाइम पे। अगर मैं कहीं और शूटिंग करने चला गया और लोग मुझसे पूछेंगे प्रोड्यूसर कहाँ है, या प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ी, तो मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। और मैंने पहली बार आए हुए काम को ना बोला। स्कैम के बाद तो इतना काम आया जिसको मैंने कितना ना बोला, क्योंकि मेरी अगली फ़िल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसको मैं प्रोड्यूस कर रहा था।
या उनमें बीच में मैं बहुत सारे कारणों से फंसा हुआ था। तो ये भी एक आपके साथ थोड़ा बहुत किस्मत मजाक करती है। बट शायद वो स्कैम का काम इतने थोड़े अरसे के बाद आया, आप शायद इवॉल्व हो जाते हैं इवन एज एन आर्टिस्ट और एज एन एक्टर, क्योंकि आप बीच में इतना काम देखते हैं या कोशिश करते हैं कि आपको लगता है कि मैं इस तरह से ये काम करूँगा, और मुझे लगता है मैं बेहतर हुआ एज एन एक्टर, और वही आपने स्कैम में देखा। और उस समय कौन से प्रोडक्शन में आप काम कर रहे थे, कौन से प्रोजेक्ट के प्रोडक्शन पे काम कर रहे थे? उस समय इनफैक्ट जब शूटिंग चल रही थी तो उसके बाद दबंग 3 रिलीज होने वाली थी। हंसल ने पहली बार जब आपको कॉल किया, वो याद है वाकया बिल्कुल उस याद है। समय क्या उन्होंने बोला उन्होंने बोला था, यार देख छोटा सा रोल है, पैसे भी बिल्कुल नहीं है, पर मैं चाहता हूँ तुम ही करो, एंड बिकॉज इट वॉज हंसल कॉलिंग। आई रिमेंबर पहला कॉल मुकेश छाबड़ा का आया था। उन्होंने बोला अभी हंसल मेहता आपको 5 मिनट में फ़ोन करेंगे, बात कर ले और कर लेना। तो मैंने इनफैक्ट हंसल को बोला भी कि मुझे बहुत जल्दी छोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं किसी और चीज़ों में फंसा हुआ हूँ। उन्होंने बोला कर ले, एंड आई डिड इट, एंड it's actually thanks to him. He had more faith in that entire project than I think any of the artists or people attached to it had. आपने सोचा था इस तरह का रिसेप्शन मिलेगा शो को? तो हंसल मिला मेहता खुद ने जैसा, भी नहीं सोचा, प्रतीक गांधी ने भी नहीं सोचा, किसी ने नहीं सोचा। क्योंकि आपके किरदार के बारे में इसलिए मैं फिर से वही उसको रीअट्राइट करूँगा कि जिस तरीके से वो उस किरदार को रचा गढ़ा गया था, वो फ्लाई ऑन द वॉल भी हो सकता था, उस पे कोई ध्यान भी नहीं था। लेकिन मैंने जब रिव्यूज़ पढ़े, हमने खुद किए, तो उस पे लिखा ये कहाँ थे? वो अपने आप में वो आपके लिए भी एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। मुझे उस एक पार्ट के लिए मैं शायद थोड़ा सा मैं मॉडेस्ट नहीं होऊंगा, इसलिए सिर्फ कि हाँ, आई इट वाज रिसीव्ड वेल एंड आई फेल्ट हैप्पी। उसके बाद फिर प्रोडक्शन में नेटफ्लिक्स के लिए भी आपने कंट्रोल जैसी एक फ़िल्म बनाई, जो कि मुझे लगता है कि वो आज की रियलिटी है, और मैंने वो रियल में उसकी उस तरह की चीज़ें देखी। फिर अमेरिका में आप देखिए, और वो हुआ भी, और वो हमारे देश से जुड़ा भी हुआ है। आपने उस तरह की कहानी जब वो बन रही थी, विक्रमादित्य लिख रहे थे या बाकी लोग लिख रहे थे उनके मेरे पास साथ में, स्क्रिप्ट आई थी, इनफैक्ट मेरे पास स्क्रिप्ट तब आई थी जब वो हर जगह जा चुके थे और सबने ना बोल दिया था उस स्क्रिप्ट को, और उन्होंने अनन्या पांडे से ऑलरेडी बात कर ली थी और वो शूटिंग करना चाहती थी, पर उनके पास कोई प्रोड्यूसर नहीं था। और वो मैं किसी और फिल्म के सिलसिले में उनसे मिल रहा था, विक्रमादित्य मोटवाने से, हम कोई और फिल्म करने वाले थे, और उन्होंने बोला मेरी ये फिल्म अटकी हुई है और कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है। मैंने उन्हें बोला भेज दो, अगर मुझे ठीक लगेगी तो मैं आपको बताता हूँ। आई थिंक मैंने जैसे ही भेजी, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे उस स्क्रिप्ट में बात लगी, मैंने अगले दिन उनको बोल दिया मैं प्रोड्यूस करता हूँ। मैंने एक हफ्ते के अंदर अंदर उसमें ऐसी क्या बात लगी कि बाकी लोग रिजेक्ट कर रहे थे और आपको वो समझ में आया? कई बार क्या होता है कि देखिए, इसमें ये नहीं कि मेरे में ज़्यादा अकल है वो स्क्रिप्ट समझने की। बहुत से लोगों को शायद अच्छी लगी होगी, पर बहुत से कारणों की वजह से वो फ़िल्म नहीं कर पाते। ऐसा मेरे साथ होता है, कुछ स्क्रिप्टें मेरे पास और आती हैं, जो मुझे मालूम है अच्छी स्क्रिप्ट है और मैं करना चाहता, लेकिन शायद मेरे पास उस समय वो बैंडविड्थ नहीं है या फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि बाकी फ़िल्मों में पैसे लगे हुए हैं, या वो फ़िल्म आप उसमें नहीं पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, बहुत सारे कारणों की वजह से, बहुत सारे लोगों की वजह से हो सकता है। तो ये मैं नहीं कहूँगा कि बाकी लोगों ने क्या ना बोली, लेकिन ये एक सच्चाई है कि उस समय जो भी कारण रहा हो, कोई और प्रोड्यूसर नहीं था उस फ़िल्म पे, और मेरे ख़्याल से 1 हफ़्ते के अंदर-अंदर मैंने सब कुछ फाइनलाइज़ करके वो शूटिंग पे निकल गए थे उस फ़िल्म की। और क्या कमाल उसका रिसेप्शन था, और अनन्या के लिए एक तरीके से वो मेटल उनका प्रूव करने के लिए उसने एक काम भी बहुत बड़ी बहुत अच्छा जिम्मेदारी। किया और इसीलिए होता है। और मुझे याद है कोविड के समय जब हमारी बात हुई थी, तब आपने नागिन अनाउंस की थी, या उसके बारे में हमारा जिक्र, मतलब आपकी बातचीत हुई थी। अब वो फिर से बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और मुझे याद है कि वो आपने सोचा था श्रद्धा के लिए, और श्रद्धा के पास जब आप गए तो वो अनाउंसमेंट के साथ उन्होंने सोचा था कि ये मुझे करना है, क्योंकि बचपन से उनकी नहीं, अभी वो भी थे। उस फ़िल्म में अभी भी श्रद्धा ही है, और वो फ़िल्म 100% हो रही है। उसको आप किसी भी दिन सुन लेंगे कि बस शूटिंग पे निकल गए। वो आपने अभी डाला भी था वो स्क्रिप्ट के साथ में। क्या डेवलपमेंट्स हैं बताइए? नहीं, आप फिल्म आने दीजिए। उस किसी भी फिल्म के बारे में पहले बात करके क्या फ़ायदा? सब यही बोलेंगे हमारी स्क्रिप्ट अलग है, हम लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। वही बातें करेंगे। वो जब फिल्म आ जाएगी तो आप लोग खुद ही देख लेंगे। क्या वो 3 पार्ट में बन रही है? अभी तो हम पहला पार्ट की स्क्रिप्ट बनी है, पर 100% हम उसको दूसरा और तीसरा पार्ट बनाएंगे।
पर उनकी स्क्रिप्ट बनते बनते टाइम लगेगा। नागिन क्योंकि बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, इसके अलावा और क्या कर रहे हैं निखिल भाई? नागिन है, एक मैं हंसल के साथ ही फिल्म बहुत अच्छी शुरू करने वाला हूँ। ये 2 फिल्में हैं जो मैं इमीडिएटली शुरू करूँगा। अच्छा, आप क्योंकि शुरुआत आपने मिस्टर बच्चन को देखते हुए, और हर किसी के लिए वो सदी के महानायक हैं हम सभी के लिए, बकेट लिस्ट में तो सबके रहते ही हैं। तो एज अ प्रोड्यूसर, एक्टर के तौर पे मिस्टर बच्चन के साथ कब काम करना चाहते मैं हैं? आप मानेंगे नहीं, मेरा बकेट लिस्ट इतना उनको लेके इतना छोटा था, लेकिन मेरे लिए वही इतनी बड़ी बात थी। मैं सिर्फ उन्हें एक बार देखना चाहता था रियल लाइफ में। मेरा सिर्फ ये एम्बिशन था कि मुझे एक बार अमिताभ बच्चन दिख जाए। तो मेरा तो बहुत उससे बहुत ऊपर पूरा हो चुका है एम्बिशन। मुझसे वो सज्जन व्यक्ति हैं, जब भी अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं। इससे बड़ी मेरे लिए बात क्या हो सकती उनके लायक कुछ अभी सोचा है या आगे है। आई भविष्य में? जस्ट विश हिम द बेस्ट ऑफ हेल्थ ऑलवेज। just one of his tweets or whatever he says is so informative, and there is so much to learn from, that you want that growth for, in fact it's very important for our growth. हमारे समय के बहुत अच्छे कलाकार और बहुत दिल के, बहुत ही प्यारे इंसान अभिषेक बच्चन, उनके बेटे, उनके साथ आपने काम भी किया है। और फिर बोलूँगा, आपके वैसे तो रिश्ते, आप, ये चीज़ में तो मैं मानता हूँ आपके कि आप रिश्ते बहुत ऑर्गेनिक बनाते हैं और वो लंबे हैं और बहुत ही मजबूत हैं। उनके साथ भी मुझे मालूम है आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। वो कैसा अनुभव रहा जब रावण में आप लोग काम कर रहे थे? नहीं, उसके बारे में मैं बात कर ही चुका हूँ, जैसे कि आपने पूछा। ये सब बहुत बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छे मित्र हैं। ये सब मित्रताएं आप पे कभी डिपेंड भी करती नहीं है, हमेशा सामने वाले पे भी करती हैं। और ये सब इन सब ने मेरे से कहीं ज़्यादा नाम कमाया है। और तो आई थिंक सारा क्रेडिट उन्हीं को जाना चाहिए। वो चाहेंगे तो दोस्ती रखेंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं होगी। 3 लोगों के बारे में आपसे जानना चाहूँगा, उनके साथ आपके जो अनुभव रहे हैं उसके हिसाब से आपकी लर्निंग क्या रही है मिथुन दा के साथ? मिठुन दा से बहुत लर्न किया मैंने। आई थिंक उन्होंने बिल्कुल मुझे उस फिल्म में अपना लिया था, और ये उनकी तरफ से बहुत बड़प्पन है। और अभी भी कभी भी जब भी मुझे मिलते हैं, बहुत बहुत प्यार से मिलते हैं। इनफैक्ट अभी वेव के समिट में मैं उनसे मिला था, और उन्होंने मुझे रोज़ इतनी सीख दी है जो मैं कभी भूला नहीं। और बहुत ही सेल्फ मेड आर्टिस्ट हैं। इतनी ह्यूमिलिटी थी उस फिल्म में। उन्होंने पूरे फिल्म यूनिट को अडॉप्ट कर लिया था, क्योंकि सबसे सीनियर वही थे। बहुत इनकरेज किया, बहुत मदद की। और मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ कि मेरे फिल्म की म्यूज़िक रिलीज़ थी, और बहुत बड़े 5 सितारा होटल में उसका इवेंट रखा गया। और वेरी ग्रेशियसली मिस्टर शाहरुख खान डिसाइडेड एंड एक्सेप्टेड टू कम एंड रिलीज़ द म्यूज़िक। इतने बड़े सुपरस्टार हैं, तो आधा होटल तो वहीं थम गया, और सब लोग रुक गए कि शाहरुख खान साहब आ रहे हैं। एंड वो भी आ चुके थे, और सडनली हमने देखा कि होटल का आधा स्टाफ कोई आ ही नहीं रहा है सर्व करने या कुछ करने। तो लोगों को लगा ये कैसे हो सकता है यहाँ पे। और किसी ने कहा वो अभी अभी मिठुन दा अंदर आए। पूरा होटल गायब हो चुका था, एक भी वर्किंग स्टाफ नहीं था जो उस 5 से 10 मिनट के लिए किसी को भी मिलने आ रहा था या सर्व करने आ रहा था। सब लोग सिर्फ मिठुन चक्रवर्ती को घेर के खड़े थे। आई हैव सीन अ स्टार पावर। He has, even at that time and stage of his career and life, he stopped traffic when we were shooting. And तो मैं सोचता हूँ जब ये लोग अपने पीक पे रहे होंगे तो क्या वक्त रहा हो। इस समय का एम्बिशन क्या है आपका? बस अच्छा काम करते रहना, अच्छी फिल्में बनाते रहना। क्या ओटीटी की वजह से जो सिनेमा का क्रेज़ है वो कम हो रहा है? आपने दोनों ही मीडियम में काम किया है, इवन मैं तो टीवी, एड और हर मीडियम में आप काम कर चुके हो। आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं नहीं मानता, क्योंकि ये देखिए, ये टेक्नोलॉजी, मीडियम, प्लेटफॉर्म्स ये बदलते रहेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा नया आता रहेगा कि आपको वो फिर अपना सुर वापस ढूंढना पड़ेगा। ये हो चुका है 81, 82, 80 में जब वीसीआर आया था, वो वीडियो आया था, तो सब ने यही बोला था कि वीडियो ने जो है फिल्में को ख़त्म कर देंगे। और काफ़ी हद तक अच्छी जेंट्री जो थी, उन्होंने थिएटर में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि आप थिएटर को उस तरह से अपग्रेड नहीं कर रहे थे। और उनके पास तो उतनी पैसे थे कि वो वीडियो और वीसीआर खरीद लें।
तो उन्होंने घर पे वो छोटी टीवी में फिल्में देखना शुरू कर दिया और थिएटर में बहुत से लोगों का जाना बंद हो गया और बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ। इनफैक्ट बड़े बड़े सितारे आके उस समय ये एडवर्टिजमेंट्स में और प्रमोशंस में आग्रह करते थे कि आप आइएगा बड़े थिएटर में ये फिल्म देखिएगा। इट टुक अबाउट ऑलमोस्ट अ डेकेड, और इस बात को मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूँ कि मैंने थोड़ा बहुत अपने छोटे से दिमाग से इसको एनालाइज किया है। वी डोंट नो द डेट दैट वी ओ टू दिस जेंटलमैन कॉल्ड मंसूर खान। आई थिंक 88 में कयामत से कयामत तक के आने के बाद बीच बीच में फिल्में आती थी और बहुत चलती थी और थिएटर में चलती थी। 87 में मिस्टर इंडिया आई, लेकिन वो आम बात नहीं थी। आई थिंक द यूथ जो वहाँ पे छोटा छोटा बच्चे रहे होंगे, वो फिर भी जब वीसीआर आया 80-81 में, वो 88 तक उस उम्र तक पहुँच गए थे कि खुद से जाके थिएटर में फिल्में देख चुके हैं। सो दे वर द यंग ऑफ द कंट्री। एंड कयामत से कयामत तक आई, आई थिंक इट केम राइट इन समर्स में 88 में आई। And for the first time, the youth again thronged back because of the music and everything to the theaters. Somebody got an idea. In fact, it was the PVR people. उनका एक प्रिया करके साकेत में दिल्ली में बहुत अच्छा थिएटर होता था, और उन्होंने कुछ सालों में वो पहला मल्टीप्लेक्स थिएटर लाए, आई थिंक साकेत में ही लाए, एंड उसको पीवीआर के नाम से, वो प्रिया विलेज रोड शो से पीवीआर बना। और and suddenly everybody started to throng to the theaters again. So it was the kind of a film which could pull you back into the theaters. Plus, the theaters were upgraded by the new businessmen who saw business potential in equipping their theaters, upgrading the sound, upgrading the viewing experience, and making it just like how it was in the Western countries. And suddenly you saw the VCR and the VCD and the DVD was almost finished because people were coming to the theaters. At the same time, जब सिनेमा में वो सब वीडियो पे देखने लगे और अच्छी जेंट्री ने थिएटर्स में जाना बंद कर दिया, तो फिल्में अजीब सी बनने लग गई। बहुत ज़्यादा मास बेस्ड फिल्में थी, वो किसी को समझ नहीं आ रही थी। एंड ऑल द probably the thinking directors moved to Doordarshan, to television sets. If you will recall, टेलीविजन का सबसे अच्छा काम अगर कभी हुआ है तो उस 8-10 साल में या 12 साल में दूरदर्शन पे हुआ है। But what I'm trying to say is the so-called classes started to consume the movies on VCR on television and started to consume good content on television again. Television became the hallmark because you were not wanting to go to the theaters for whatever reason. I think the same shift has happened 30-40 years later. For some strange reason, maybe it was the COVID, जिसमें आपकी आदत बदल गई, आपको थिएटर जाने का इतना मन नहीं कर रहा, या तो हम वो कंटेंट नहीं बना रहे कि वो हमको वापस थिएटर में खींच लें, शायद वैसा हम लोग अब वो सुर ढूंढ रहे हैं, हम लोग सब भटके से, और वापस से ज़्यादा बेहतर काम शायद टेलीविज़न पे हो रहा है, चाहे वो OTT प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए हो। अब वापस वो जो अच्छा कंटेंट एक टाइम पे दूरदर्शन पे आता था, वो वापस अब बोलते हैं देखिए अच्छा कंटेंट। उस समय कितने पैरेलल फिल्म्स के एक्टर्स थे और डायरेक्टर्स थे। प्रकाश झा जिन्होंने हिप्पे फुर्रे बनाई थी, दामुल बनाई थी, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दूरदर्शन पे बनाने लगे। कुंदन शाह जाने भी दो यारों के बाद ये जो है ज़िंदगी, और सईद मिर्ज़ा, अजीज़ मिर्ज़ा टेलीविज़न पे आ गए नुक्कड़ को लेके और वागले की दुनिया को लेके। इतने श्याम बेनेगल जी दूरदर्शन पे आ गए, गोविंद निलानी का तमस दूरदर्शन पे आया फिल्म बनाने के बाद, अर्थ सत्य। सारे अच्छे थिंकिंग डायरेक्टर्स दूरदर्शन के लिए कंटेंट बना रहे थे। अब मुझे लगता है सारे अच्छे थिंकिंग डायरेक्टर्स OTT प्लेटफॉर्म्स, टेलीविज़न के लिए कंटेंट बना रहे हैं। ये कुछ वैसा ही है जो 80s के डेकेड में या दशक में हुआ था। हमें वापस से अपना सुर खोजना होगा। मंसूर खान की ज़रूरत है। कई सारे मेकर्स ने इस पे ऐड भी किया है। उनका ये भी कहना है कि एक तो टिकट प्राइजेस बहुत हाई हैं, वो एक मुद्दा है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपने राइटर्स को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, हम वैसी कहानियाँ जो हमारे बीच की है उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, बैंड्रा सेंट्रिक चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। इस पे आप क्या कहोगे? दूसरा, जब ये बहस चलती है ना, तो बीच बीच में ये भी आ जाती हैं बहस के तौर पर कि साउथ वर्सेस बॉलीवुड, साउथ के जो सिनेमा है और इसमें उसमें बहुत
और भी चीज़ें हैं कि वो किस तरीके से अपने फैंस के साथ कनेक्ट कर जाते हैं, वो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्टार्स शायद हवा में उड़ रहे हैं। ये सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, साउथ और नॉर्थ का तो कोई ऐसा बड़ा डिवाइड नहीं। एक्सपोजर अब ज़्यादा है उनकी सिनेमा का हमारी तरफ और हमारे सिनेमा का उनकी तरफ, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मैकेनिज्म्स जो पहले नहीं थे। किसी ने सोचा उनकी फिल्मों को डब कर करके कि अब हम यूट्यूब पे दिखा सकते हैं। पहले फिल्म आपको थिएटर में ही देखने को जाना, आप बहुत कम जाते थे कि किसी तमिल फिल्म को अगर डब भी किया होगा तो आप इतना मेहनत करेंगे और जाके थिएटर में टिकट खरीद के उसकी फिल्म को देखेंगे। तो वो एक्सपोज कभी हुए नहीं इतने, तो हमने उनकी काम को इतना देखा ही नहीं, क्योंकि अगर इतना देखा ही नहीं तो हमने सराहा कम। लेकिन जब उनके डायरेक्टर्स कहीं से भी, चाहे वो तमिल सिनेमा के हों, मलयालम सिनेमा के हों, कन्नड़ सिनेमा के हों, हमेशा से यहाँ पे आके फिल्में बनाते थे। जब हिंदी में बनाते थे और हिंदी एक्टर्स के साथ बनाते थे, वो फिल्में बहुत चली हैं। अनिल कपूर की तो पहली जो फिल्म जो चली है वो 7 दिन, वो बापू ने डायरेक्ट की है। जितेंद्र की वो, बहुत सारी फिल्में हैं। उन्होंने अपना पहली फिल्म मणिरत्नम के साथ की है। जितेंद्र ने तो अपने कितने पूरे सारे करियर के गोल्डन ईयर्स जीतू वहाँ जी ने निकाले। काम किया है, साउथ के साथ किया है, और कितने डायरेक्टर्स रहे हैं। एस रामानाथन रहे हैं, उन्होंने अमित जी के साथ महान बनाई है, बॉम्बे टू गोवा बनाई है। ऐसा नहीं है ये पहली बार, एक दूजे के लिए इतनी चली है। कमल हसन इतने बड़े हिट हुए थे, सागर फिल्म की है उन्होंने, बाकी सनम तेरी कसम की है, कितनी फिल्में की है। रजनीकांत यहाँ पे कितने बड़े कल्ट फिगर बन गए थे। गंगवा की है उन्होंने, अंधा कानून की है, गिरफ्तार की है, उसके बाद हम तक उन्होंने काम किया है। पर दे वर प्रीडोमिनेंटली, दे वर एक्टर्स हु वर डूइंग सिनेमा इन देयर लैंग्वेज, तो वो वापस चले जाते थे काम करने, क्योंकि असली सक्सेस वहाँ थी। ये पहली बार हुआ है कि अब आप जिसको पैन इंडिया बोल रहे हैं, वो पैन इंडिया हुआ क्यों है वो लोग नहीं समझ रहे। क्योंकि सडनली आपको 3, 4, 5, 8 साल से उनकी फिल्में कंज्यूम करने को मिला। एक तो जी सिनेमा ने ये किया है, हमें उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। यूट्यूब ने बहुत बड़ा एक इसमें अपना हिस्सा निभाया है। तो अब आप उनके एक्टर्स को जानने लगें, पहचानने लगें। अब वही स्टारडम वाली बात होगी। आप सडनली अल्लू अर्जुन को जानते हैं, पहले आप सिर्फ एक रजनीकांत, कमल हसन, बहुत हो गया तो सूर्या, लेकिन अब इतनी फिल्में हैं कि आप हर तबके के एक्टर के वहाँ के जानते हैं। और ओटीटी ने और उसमें ऐड ऑन किया ओटीटी है, में भी ऐड ऑन किया है। मलयालम तो सिनेमा से आप वो किया है। समझिए ये टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई है कि उस वजह से ये साउथ और, हाँ, वो ज़्यादा जुड़े हुए इसलिए लगते हैं। वो आपकी बात सही है, क्योंकि ये शायद मैं कहीं जावेद साहब को भी सुन रहा था और उन्होंने इतनी सही बात बोली है कि ये जो नया जनरेशन ऑफ फिल्म मेकर्स है हिंदी सिनेमा का, इट इज़ प्रीडोमिनेंटली इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड सिनेमा एंड इंग्लिश मूवीज। उन्होंने हिंदी सिनेमा कंज्यूम ही बहुत कम की है। मुझे नहीं लगता उन्होंने हिंदी की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में तो कोई भी देखी होगी। बहुतों को जो आज बहुत अच्छा कर रहे हैं, अगर मैं उनसे पूछूंगा कि मुगले आजम कैसे बनी, कौन था उसमें, तो शायद वो उसके बारे में नहीं जानेंगे। मुगले आजम तो मैं बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, मैं जिससे मिलता हूँ लोगों ने शोले नहीं देखी। तो उनकी दुनिया हिंदी फिल्मों की डीडीएलजे और कुछ कुछ होता है से शुरू होती है, जिसमें कोई हर्ज नहीं है। हर जनरेशन के अपने एक आइकॉन्स होते हैं। और मैं भी अमिताभ बच्चन की फिल्में देख के बड़ा हुआ। वो मैंने बाद में दिलीप साहब और देवानंद की नवकेतन की ब्लैक एंड वाइट फिल्म समझी और बलराज साहनी को जाना। लेकिन वो कोशिश होनी ज़रूरी है कि हम अपनी सिनेमा की हिस्ट्री को, सिनेमैटिक हिस्ट्री और धरोहर को समझें और फिर हम उससे अट्रैक्ट हों, तो हम वैसा काम करना चाहेंगे। आप काम ही करना चाहते हो इंग्लिश सिनेमा जैसा, उसमें कभी गाने ही नहीं थे, उसमें कभी नाचना ही नहीं था, उसमें कभी वो एस्केपिज्म कम होता है, क्योंकि उनका कल्चर अलग है, उनकी डेमोग्राफिक्स अलग है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उनका इकोनॉमिक कंडीशनिंग बहुत अलग है। हमारा देश बहुत अलग देश है, इतने सारे प्रांत हैं, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, उन सबको जोड़ के रख के अपनी एक फिल्म बनाना या अपनी एक सिनेमा बनाना, वो अपने आप में इतनी बड़ी कला थी। हम वो कहीं ना कहीं भूलते जा रहे हैं, और अब और नई जनरेशन उसको देख भी नहीं रही, तो उनको लगता है यही सिनेमा है। आई थिंक दे हैव लॉस्ट द पेनिट्रेशन ऑफ गोइंग डीप डाउन इनटू इंडियन टेरिटरीज, एंड दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन देयर वर्क। तो वो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट बन गया है, और क्योंकि वो डिस्कनेक्ट है, मैं कह तो रहा हूँ कुछ सुर भी हिल गया है और वो सुर नहीं मिल पा रहा। आपको लगता है फिर से वापस हम अपने रूट्स को पकड़ देखिए, पाएंगे? बीच बीच में कुछ फिल्में हैं जो 500, 600, 700 करोड़ करती हैं। इससे क्या पता चलता है कि बिजनेस तो है, बिजनेस तो 100% है, ऑडियंस जाती है। अब वो क्या देख के आई, वो तो मैं एज अ प्रोड्यूसर मैं भी नहीं पकड़ पा रहा हूँ।
मुझे नहीं मालूम क्या था उसमें कि वो इतने बड़े सितारे का नाम देख के आई, तो फिर दूसरे सितारों की, हर बड़े सितारे की फिल्म चलनी चाहिए, नहीं चलती। क्या छोटी फिल्में चलती ही नहीं है? तो फिर कश्मीर फाइल्स नहीं चलनी चाहिए थी, और 12 फेल नहीं चलनी चाहिए थी। लापता लेडीज़ को इतनी तारीफ नहीं मिलनी चाहिए थी। दृश्यम में तो फिर भी अजय देवगन साहब बहुत बड़े स्टार हैं, लेकिन वो फिल्म एक बहुत बड़ी स्केल पे कोई एक्शन फिल्म नहीं थी, उसकी कहानी की सोच लिमिटेड थी, लेकिन देखिए कितनी चली। तो क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। एज ए फिल्म मेकर इस समय आपको सबसे बड़ा चैलेंज है? यही, ये वो सुर खोजना कि लोग थिएटर में आए, क्योंकि अगर थिएटर में नहीं आए तो बहुत बड़ा नुकसान है, और वो बात नहीं रहेगी सिनेमा की। क्या मैं ओटीटी से डरता हूँ? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको हमको, जिसे कहते हैं, आगे बढ़ के गले लगा लेना चाहिए। क्योंकि जब हमें फिल्में, मैं वही पैरेलल की बात करता हूँ कि जब दूरदर्शन पे रामायण और महाभारत आ रहा था तो ऐसा थोड़ी था हम वो नहीं देख रहे थे, हम कितने चाव से देख रहे थे। पर हम साथ में थिएटर भी जा रहे थे जब अच्छी फिल्म आ रही, दोनों चल रहा था, और हमेशा दोनों तीनों सब चलेंगे, कंटेंट चलेगा। आपका कंजम्पशन करने का तरीका बदल सकता है, कंटेंट का अट्रैक्शन और एक्साइटमेंट नहीं बदल जा सकता। आप भले थिएटर में नहीं देख रहे हैं, कहीं तो देख रहे हैं, तो वो चलता रहेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार बिजनेस बड़ा खराब चल रहा है, सही बात भी है, थिएटर में कोई नहीं जा रहा, तो चलिए आप अच्छा कंटेंट तो बनाइए, कहीं तो चलेगा वो। आपको हिंदी सिनेमा की एक सबसे अच्छी चीज़, क्योंकि आप दिल से शिद्दत से इसको चाहते हैं, और एक ऐसी चीज़ जो बदलना चाहते हैं, वो बताएं। बदलना मैं ये चाहूँगा कि हमें, जैसा कि आपने ही इनफैक्ट कहा आपके सवाल में, हमें अच्छी कहानियाँ खोजनी चाहिए और पड़ेंगी। हम कहीं ना कहीं चालू काम करने लग गए, और वो हर जगह हुआ है। आई थिंक इट इज़ जस्ट हाउ द सोसाइटी बिकम सो फास्ट दैट यू, वो जिस तरह से हमारी दादी अचार डालती थी, शायद हमारी मम्मियों ने वैसा नहीं डाला, और फिर आगे चल के हम लोगों ने वो भूल गए, हम वो रेसिपी। हर जनरेशन के बाद वो थोड़ा कम होता जाता है, आपको जाके वापस खोजना पड़ेगा। हम चाहे वो हमारे म्यूज़िक में देख लीजिए, वो साउंड इतनी अच्छी हो गई है लेकिन मेलोडी चली गई। पहले साउंड इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन मेलोडी तो थी, कहानियाँ खो गई हैं। मुझे उसका कारण नहीं मालूम, या तो वो इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होते थे पहले ज़माने में, और वो अपना घर जायदाद गिरवी रख के फिल्म बनाते थे, तो उनको इतना डर लगा रहता था कि अगर ये फिल्म की कहानी अच्छी नहीं खोजेंगे और अच्छी बनाएंगे नहीं तो चलेगी नहीं, तो हमारा घर बिक जाएगा। शायद ये कारण हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, कि जब ये स्टूडियोज़ और कॉर्पोरेट्स का पैसा आया तो कहीं ना कहीं वो जो खुद का अपना एक दर्द था खोने का, वो चला गया। तो हमने बोला कोई भी कहानी दे देते हैं भाई। और अब प्रोजेक्ट्स बनने लगे। वो पहले भी बनते थे, ऐसा नहीं है बड़े सितारों के साथ, लेकिन आमतौर पे उन प्रोजेक्ट को बनाते बनाते आप एक अच्छी कहानी ढूंढते ही थे, क्योंकि आपको वो फिल्म को थिएटर में चलाना ही होता था अपने पैसे को वापस रिकवर करने के लिए। या तो इस कारण से हम अपनी अच्छी कहानियां भूल गए। और जो अच्छी बात है हमारी हिंदी, हमारा अपना एक फिल्म का यूनिक कल्चर, हमारी तरह की फिल्में कहीं दुनिया में नहीं बनती। आप मजाक उड़ा लो हमारे गानों का और डांस का, पर उसकी अपनी यहाँ एक फ्लेवर है, वो इतना अलग है, और हम उसको मानते थे कि कोई मोटरसाइकिल पे बैठ के मरीन ड्राइव पे गाना गा सकता है, और म्यूज़िक कहाँ से आ रही है हमें नहीं पता है, और वो इतनी गाड़ियों के इंजन्स के बीच में और बाहर की समुद्र की हवा के बीच में भी, लेकिन जब वो गाता था तो हमारे कान तक वो आवाज़ गूंज के पहुंचती थी और अच्छी तरह पहुंचती थी, और हम खुश होते थे वो देख के। हमने कभी नहीं बोला ये क्या बेवकूफ़ी है। हमने उस आदमी को बेवकूफ़ बोला जब वो ऐसे कोई नकल करता था और सड़क पे गाते हुए जाता था कि ये क्या कर रहा है, ये फिल्मी हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम जब फिल्में देखते थे तो हम मानते थे, हम आज भी मानते हैं कि ये हो सकता है। दैट सस्पेंडेड डिसबिलीफ इज़ वेरी यूनिक टू अस। वो हमें कहीं खोना नहीं चाहिए, जो बहुत खो रहा है। मैं खुद ऐसी फिल्में बना रहा हूँ जिसमें गाने नहीं हैं, और मुझे दुख होता है। एक्टर के तौर पे अब हम आपको और ज़्यादा देख पाएंगे। आप देखेंगे, आप ज़रूर देखेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं और काम करूँ। कैसे बैलेंस करेंगे एक इतना बड़ा तमगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, प्रोड्यूसर के तौर पर और एक्टर के तौर पर? दोनों निभाने की कोशिश करें।